वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द फैक्चुअल शो में। आज फैक्चुअल शो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसमें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों ने भाग लिया और जिसमें इस हद तक तबाही मची कि करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों लोग जिसमें घायल हुए और एक भयंकर तरह का एक ऐसा भयानक विनाश पूरे मानव इतिहास में हुआ, पूरी मानव जनजाति को हुआ, जिसको आज तक देखा जा सकता है, जिसके असरात आज तक कायम हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड वार वन की, जो 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस युद्ध में कौन कौन पावर थी। देखिए, ये युद्ध बेसिकली दो पावर्स के बीच में लड़ा गया। पावर्स का यहाँ पे मतलब है दो ग्रुप ऑफ पावर्स के बीच में, दो ग्रुप ऑफ नेशंस के बीच में। एक था उसमें अलाइड फोर्सेस, दूसरा था सेंट्रल फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस में देखिए ग्रीन में जितना भी दिख रहा है सब अलाइड फोर्सेस में थे। ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, रसिया, सर्बिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड जापान। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, बल्गेरिया और ओटोमन एम्पायर, ये थे हमारे सेंट्रल पावर में। देखिए, इनमें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आज के टाइम में भी सुपर पावर्स हैं। तो जब ये सुपर पावर्स कंट्री आपस में झगड़ी होंगी, आपस में लड़ी होंगी, तो आप खुद सोचिए कितना भयानक विनाश हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बैकड्रॉप टू वर्ल्ड वार वन। क्या रीजंस थे, ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी जिसने वर्ल्ड वार वन को एक तरह से तैयार किया। तो वर्ल्ड वार वन के पीछे की पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। देखिए, जब भी कोई युद्ध हुआ, युद्ध हमेशा अचानक से नहीं हो जाता है। उसके लिए पीछे बहुत पृष्ठभूमि तैयार होती है। छोटे छोटे इवेंट्स या कुछ बड़े बड़े इवेंट्स ऐसे होते हैं जो वो एक साथ मिल जाते हैं, तब वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि युद्ध होकर ही रहता है। तो वर्ल्ड वार वन की अगर हम बात करें तो इसके पीछे चार मेन ऐसे कॉजेस थे। सबसे पहला था मिलिटरिज्म। ये वो दौर था वर्ल्ड वार वन से पहले कि जब बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, सबके बीच में एक होड़ थी अपनी अपनी सेनाओं को बढ़ाने की, ज्यादा से ज्यादा सेना बढ़ाने की। और ये होड़ इस हद तक हो गई कि देशों में आपस में तनातनी हो गई। हर देश के अंदर एक खौफ और एक ईर्ष्या भी साथ के साथ रही कि कहीं दूसरा वाला हम पे हमला ना कर दे और कहीं इसकी फौज हमसे ज्यादा ना हो जाए। दूसरा रीजन था अलायंस सिस्टम। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, सर्बिया के पीछे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के ऊपर मारने को रसिया खड़ा है, रसिया के पीछे फिर जर्मनी लग गया, जर्मनी के पीछे फ्रांस है, और ऐसे ही चलता गया। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले एक अलायंस का सिस्टम हुआ जिसमें देश आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई दूसरी कंट्री एक देश पर हमला करती है, तो उसका जो अलायंस है जिससे वो हाथ मिला रहा है वो उसके साथ लड़ेगा, यानी कि वो उसका साथ देगा। तो इससे ग्रुपिज्म बना, पावर्स अलग अलग डिवाइड होने लगी। दो दो तीन तीन देश, चार चार देश, 10-20 देश एक साथ हो गए। तो इसने भी देशों के बीच में एक खलबली का माहौल पैदा कर दिया। एक अगला रीजन आता है इंपेरियलिज्म। देखिए, इंपेरियलिज्म का मीनिंग होता है बिल्डिंग एन एम्पायर बाय टेकिंग ओवर अदर कंट्रीज, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना जो कि दूसरे देशों की जमीन को हत्या कर किया गया। अब अगर कोई भी देश किसी दूसरे की जमीन को हत्याएगा तो वहां से रिवर्ट भी होगा, रिएक्शन भी होगा ना उसका। तो ये वही दौर था, ये साम्राज्य तैयार हो रहे थे जो दूसरे देशों की जमीनें कब्जा रहे थे, दूसरे देशों को कब्जा कर बड़े से बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़े साम्राज्य बनने की होड़ सब में मची हुई थी। जैसे रशियन एम्पायर देखिए उस टाइम पे, और रशियन के अलावा आप जर्मनी की होड़ देखिए, जर्मनी किस तरह से सारा साम्राज्य अपना हड़पने के चक्कर में था। और दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी।
साम्राज्य को अपने बड़ा करने की और दूसरे देशों पे कब्जा करने की। ब्रिटेन का इतिहास आप और हम काफी हद तक जानते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हिंदुस्तान पर भी 200 से ज्यादा साल राज किया है। तो इसने भी देशों के बीच में एक तनातनी का माहौल पैदा किया। और एक अगला जो रीजन था वो था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का प्रोपेगेंडा, यानी कि ये लोग वार को ग्लोरीफाई कर रहे थे। अपने देशों में, अपने लोगों में वार को इस तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि मानवता का सबसे अच्छा काम वार लड़ना ही है। साम्राज्यों को बनाने के लिए, किसी भी मकसद से हो, बस वार लड़ो, वार को ग्लोरीफाई किया गया। और इसने सेना के बीच में और आम लोगों के बीच में भी वार की एक बड़ा महत्व पैदा कर दिया। तो सरकार के साथ साथ सेना और सेना के साथ साथ आम नागरिक भी वार के लिए उत्सुक होने लगे, और ये उत्सुकता ही फिर वर्ल्ड वॉर 1 में तब्दील होती है। और इसके अलावा एक अलग रीजन ये भी था कि रसिया और ओटोमन एम्पायर, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था स्ट्रेट ऑफ डार्डेनाल्स को कब्जाने के लिए। देखिए ये कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनाल्स। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व व्यापार के हिसाब से बहुत जरूरी है। आप अगर देखेंगे तो सी ऑफ मरमिरा या फिर एजियन सी, ये इन समुद्रों को भी आपस में मिलाता है। ब्लैक सी देखिए, ये भी यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेड के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था इस पे कब्जा पाना। जिसका भी इस पे कब्जा था वो ट्रेड के रूप से अपने आप को बहुत मजबूत बना सकता था। उस वक्त इस पे ओटोमन एम्पायर का था, लेकिन उधर से रसिया का भी इस पे अपना धावा बोलना स्टार्ट कर दिया था रसिया ने। तो रसिया और ओटोमन एम्पायर, ये दोनों के बीच में तनातनी थी इस पर कब्जा पाने के लिए। अब ये तो थी पृष्ठभूमि कि क्या छोटे छोटे रीजंस थे, क्या ऐसे रीजंस थे जिन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की युद्ध के लिए। अब इमीडिएट रीजन क्या था? ये सब ईंधन तो तैयार हो गया, वो चिंगारी क्या थी जिसने वर्ल्ड वॉर 1 का रोक लिया? तो ये बात है 28 जून 1914 की। होता क्या, 28 जून 1914 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जो प्रिंस थे आर्चड्यूक फ्रेंच, और वो अपनी वाइफ के साथ में एक जगह थी जिसका नाम है सैरोजीवो, वहां पर वो ट्रेवल कर रहे थे सैरोजीवो से बोस्निया तक, और फिर हेजेगोविना की तरफ को उनको ट्रेवल करना था। वहां पर उनको एसेसिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उनकी हत्या कर दी जाती है। अब इस एसेसिनेशन के पीछे जो व्यक्ति था वो था बोस्निया का गोरिलो प्रिंसेप, जो एक ग्रुप है ब्लैक एंड, जो ब्लैक एंड का मेंबर था। लेकिन उस वक्त में ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर समझता है कि इस हत्या के पीछे सर्बिया का हाथ है, क्योंकि जो ये ब्लैक एंड ग्रुप था ये सर्बिया बेस्ड था। अब जब ये ब्लैक एंड ग्रुप सर्बिया बेस्ड था तो उनको लगा कि इसके पीछे सर्बिया का हाथ है। तो आगे क्या होता है ये देखिए, ये उस वक्त का ही न्यूज है। ये इतिहास के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको एक यहाँ पे एक पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें ये लिखा है साफ साफ कि कैसे उस पर उनको असैसिनेट कर दिया गया और फिर उसका अंजाम आप और हम जानते हैं। देखिए फिर क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने इसकी इत्तला दी सीधा जर्मनी को। उसने जर्मनी को बोला कि हमें लगता है कि इस युद्ध के पीछे हाथ है सर्बिया का और हम सर्बिया पर हमला करने जा रहे हैं। तो जर्मनी ने उनसे कहा कि आप बेफिक्र होकर हमला कीजिए, आपके पीछे हम हैं। यानी कि जर्मनी ने उनको फ्री हैंड दे दिया। अब जब जर्मनी ने फ्री हैंड दे दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया पे हमला किया। अब सर्बिया के पीछे बैक था रशियन एम्पायर, उधर से रशियन एम्पायर कूदता है युद्ध में। फिर जर्मनी, इधर से इनके साथ जर्मनी आया तो फिर एंट्री हो गई ओटोमन एम्पायर की। ओटोमन एम्पायर की एंट्री होती है, फिर उधर से फ्रांस की, फ्रांस के बाद उधर से एंट्री होती है यूके, यूएस, ऐसे ऐसे सभी देश इसमें शामिल हो गए। और ये युद्ध ये दो देशों के बीच में जो युद्ध रह सकता था उसने एक बड़ा विकराल रूप ले लिया। 1 2 3। अब देखिए ये युद्ध कितना भयानक था, इसके परिणाम कितने भयानक थे, ये कितना विकराल रूप इस युद्ध ने धारण किया था, उस सब की गवाही ये रिपोर्ट देती है जो कि व्हाइट मैथ्यू की है। और इसका सोर्स है हिस्टोरिकल एटलस ऑफ 20th सेंचुरी। ऊपर ये अलाइड पावर्स है जिसमें ये सब देश थे,
रसिया, फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, यूएसए, इटली वगैरह सब इसमें थे। इनकी तरफ से 4 करोड़ 21 लाख के करीब लोगों ने इसमें पार्ट लिया और 51 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, 1.25 लाख से ऊपर लोग घायल हैं और 41 लाख से ज्यादा लोग मिसिंग हो गए या फिर उनको कैदी बना लिया गया। ये तो सिर्फ और सिर्फ अलाइड पावर का है। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर का देखिए, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एम्पायर, टर्की, बल्गेरिया, टर्की को हम समझ सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ओटोमन एम्पायर है, ठीक है। इनकी तरफ से 6 करोड़ 50 लाख लोगों ने भाग लिया, 85 लाख से करीब के अराउंड लोगों की इसमें जान जाती है, 2 करोड़ 12 लाख के करीब लोग इसमें घायल होते हैं और 77 लाख 50 हजार के करीब लोग इसमें मिसिंग हो जाते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे इतने ज्यादा विकराल रूप इस युद्ध का था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शहीद हुए, अपने अपने देशों में उनको शहीद कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतने लोगों की मृत्यु होती है, इतने ही लोग घायल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस युद्ध के लिए किसको ब्लेम किया जाए, हु इज टू बी ब्लेम। इसको लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, हम अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। देखिए, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ऑस्ट्रिया को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही वो था जिसने सबसे पहले एग्रेशन दिखाया अगेंस्ट सर्बिया के, वो मेन अग्रेसर था अगेंस्ट सर्बिया। लेकिन वहीं कुछ लोग जर्मनी को इसका गिल्टी मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने सर्बिया पे युद्ध करने के लिए बोला था, तो उस टाइम जर्मनी ने उसको फ्री हैंड दे दिया। जर्मनी ने बोला आप जाओ, हम आपके पीछे, तो इससे उनको फ्री हैंड मिल गया। जर्मनी ने उनको शय दी, तो जर्मनी को भी इसका दोषी माना जाता है। अब वहीं कुछ लोग इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को भी जिम्मेदार मानते हैं। ब्रिटेन को जिम्मेदार मानने की वजह यह है क्योंकि ब्रिटेन ने स्टार्टिंग में फ्रांस को अपना कोई समर्थन नहीं बताया था। ब्रिटेन ने स्टार्टिंग में अपना जो स्टैंस था उसको अनक्लियर रखा, तो सबको लगा था कि ब्रिटेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ऐसा माना जाता है कि अगर ब्रिटेन स्टार्टिंग में ही फ्रांस को अपना समर्थन दे देता, तो जो जर्मनी है वो अपने सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ मार्च नहीं करता और शायद वो इस युद्ध में शामिल भी ना होता। तो तब ऐसा हो सकता था कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न यूरोप तक ही सीमित रह जाता। लेकिन ब्रिटेन ने बीच में जब अपना समर्थन दिखाया, तो फिर कोई भी देश युद्ध में बढ़ने के बाद एकदम से पैर पीछे नहीं खींचता है। अब देखो, वजह जो भी रही हो, दोषी कोई भी रहा हो, लेकिन ये युद्ध मानव इतिहास का बड़ा विनाशकारी युद्ध था। एक दफा को ऐसा समझा जाने लगा था कि इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, दिस वॉर इज टू एंड ऑल द वॉर्स। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही हमने देखा वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया। उसके बारे में अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आपने द फैक्चुअल शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।